आज किसी में एम्स तक में वो सुविधा नहीं दे पाए हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, समान कार्य का समान वेतन, पीपीपी मॉडल पे नर्स बन के यहाँ पे आपको मिल रही 18,000। जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य उप मुख्यमंत्री जी जो हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी इस चीज को समझ लेंगे, ट्रॉमा सेंटर रेफर सेंटर बना हुआ है। मामूली सी चोट बिना एक्सरे के लखनऊ रेफर सुल्तानपुर। 22 के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई है। सारे के सारे 100% पद खाली हैं। प्रमोशन नहीं कर रहे हैं डीजी बैठे हुए और हमारे अपर मुख्य सचिव बैठे हुए, क्योंकि इनको निजीकरण में ज़्यादा फायदा मजा आता है। आप बताओ, निजीकरण में प्राइवेट कंपनी क्यों आके काम कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन धरातल की स्थितियां देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ना तो नर्सेस खुश हैं ना तो डॉक्टर खुश हैं। और अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसकी तो बात ही अलग है। सरकार की तरफ से बजट दिया जाता है अस्पतालों को बनवाने के लिए, लेकिन वहां पर जब मरीज पहुंचता है तो उसको रेफर किया जाता है किसी दूसरी जगह पे। स्थितियां इतनी खराब है कि मरीज कब जिंदगी मौत के बीच लड़ने लगे ये किसी को भी नहीं पता होता। फिलहाल जो इस वक्त पर स्थितियां बनी हुई है धरातल पर और जो एक निजीकरण बड़ा मसला बना हुआ है, इन सारी चीजों पर हम अशोक जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इतनी सारी ये समस्याएं हो क्यों रही हैं। अशोक जी, लगातार देखने को मिल रहा है कि सरकार ये कह रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफी बेहतर है। उत्तर प्रदेश में जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से तो कोई दिक्कत ही नहीं है और सारे इलाज यहीं पे हो जाएंगे, बच्चों को हर तरह की पढ़ाई कराएगी, यहाँ तक कि एआई से भी अब मेडिकल को जोड़ने लगे हैं। लेकिन आपके द्वारा बताया कि स्थितियां तो बहुत ही गड़बड़ है। ट्रॉमा या रेफरल सेंटर की बात करें तो वहां पे बात करने की ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी कोई। मैडम देखिए, ऐसा है ना, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार के काम में कोई कमी नहीं है। कहने को उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन क्या उस 81 मेडिकल कॉलेज में वो सुविधा आप दे पाए हो जो बहुत पुराने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं? केजीएमसी लखनऊ, कानपुर एलएलआर, मेरठ मेडिकल कॉलेज, झांसी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज या बीएचयू, आज किसी में एम्स तक में वो सुविधा नहीं दे पाए हैं। उसका कारण मोटा मोटा हम जो आज तक समझ रहे हैं, मेरी 38 साल की नौकरी होने जा रही है, मेरे ये समझ में आता केवल निजीकरण जो सरकारी संस्थाओं में आके भर गया है, उसके कारण आज आम जनता को वो चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो पहले 20 साल मिलती थी। आपको याद होगा, पुराने समय में कोई विधायक, कोई मंत्री किसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल में, नर्सिंग होम में या किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने में शर्म आती थी उसे कि हम अपने सरकार के चिकित्सालय को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। आज भी आप बात करो, देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स नई दिल्ली ही क्यों है? इसलिए कि वहाँ योग्य लोग हैं। वो योग्यता तब आएगी जब आपको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, समान कार्य का समान वेतन। आप हमको तो दे रहे हो, हम परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर हैं, हमको तो मिल रही है 70,000 तनख्वाह। आप आई हो पीपीपी मॉडल पे नर्स बन के, यहाँ पे आपको मिल रही है 18,000। काम आपको भी वही करना है, काम हमको भी वही करना है। समान कार्य का समान वेतन, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना हो रहा है। जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य उप मुख्यमंत्री जी जो हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी इस चीज़ को समझ लेंगे तो उनको समझ में आएगा। अभी जो आपके अखबारों में निकला था, माननीय जी का खुद गृह जनपद है हरदोई, करोड़ों का ट्रॉमा सेंटर, बीमार इलाज के नाम पर सन्नाटा। ये पूरी न्यूज छपी अखबारों में। बस्ती में शुरू होने से 17 साल बाद भी सुविधाएं नहीं। ट्रॉमा सेंटर रेफर सेंटर बना हुआ है। मामूली सी चोट बिना एक्सरे के लखनऊ रेफर सुल्तानपुर। ये तो 2-3-4 दिन की सीरीज किसी निजी किसी न्यूज़पेपर में निकला था जो हम आपको दिखा रहे हैं। इससे माननीय मंत्री जी भी अवगत होंगे। तो क्यों नहीं, जैसे हमारी 10,000 स्टाफ नर्स की पोस्ट है, आज 3,500 नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स केवल कार्यरत हैं, 6,500 पद रिक्त हैं और आज से नहीं 2022 से रिक्त हैं। 22 के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई है।
बीच बीच में सारी भर्तियां होती थी, 22 से आज 26 हो गया है। ऊपर आप बात करो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, सारे के सारे 100% पद खाली हैं। प्रमोशन नहीं कर रहे हैं डीजी बैठे हुए और हमारे अपर मुख्य सचिव बैठे हुए। तो जब सब पद खाली हैं तो कैसे उम्मीद करोगी, और जो नीचे के पद हैं उस पर निजीकरण से आप भर रहे हो। तो जो चीज़ 70,000 रुपये वाला तनख्वाह पाने वाला करेगा, वो उम्मीद करो 18,000 तनख्वाह पाने वाला क्यों करेगा। 18,000 तनख्वाह पाने वाले को जब सेम काम है, सेम योग्यता है, एक ही छत के नीचे काम कर रहा है, तो इसको 70,000 दो, परमानेंट करो। जो निजीकरण के तहत बच्चे हमारे 40-40 साल की उम्र हो गई है, न शादी हुआ है न ब्याह हुआ है, और वो निजीकरण की सूली पर चढ़े हुए हैं। खासकर सरकार को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में निजीकरण समाप्त करना चाहिए। मेरा एकदम रिक्वेस्ट है, निवेदन है। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी सुने हमारी बात को, क्योंकि इनको ऊपर बैठे हुए अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनको निजीकरण में ज़्यादा फायदा मज़ा आता है। आप बताओ, निजीकरण में प्राइवेट कंपनी क्यों आके काम कर रही है? आप डायरेक्ट रोजगार कार्यालय था, उससे क्यों नहीं कम कर्मचारी लेते हो? अगर स्टाफ नर्स लेना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लो। आप प्राइवेट सेक्टर के अरविंद कुमार एंड कंपनी से ले रहे हो यहाँ पे नर्स मैन पावर सप्लाई, तो अरविंद कुमार एंड कंपनी भी तो कुछ खा रही होगी। वो किस बात का खा रही है? अगर वो खा रही है तो गलत है। सरकार को इस तरह से अंदर अंदर घुन की तरह ये लोग खींच रहे हैं। मेरा फिर आपसे निवेदन है, आपके चैनल से निवेदन है कि कम से कम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। यदि आप निजीकरण करते भी हैं तो समान कार्य का समान वेतन दें, जिससे अंदर उनके हीन भावना न पैदा हो और उनकी सिलेक्शन करने की जो कमेटी बने वो शुद्ध रूप से अच्छे लोगों से बने, ना कि सड़क छाप अंगूठा छाप ठेकेदार आके नर्स की भर्ती करें। जी अशोक जी, इस बीच में एक और मसला काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसमें भी कई प्रकार के स्तर बनते हुए चले जा रहे हैं। कहीं पे देखने को मिल रहा है कि लाखों फीस ली जा रही है, लेकिन फिर भी वो बच्चे उतने योग्य नहीं है कि उनसे अगर मेडिकल का एक टर्म भी पूछ लो तो वो नहीं बता पाएंगे। वहीं पर कई सारे ऐसे योग्य बच्चे हैं जिनको सब कुछ आता है, लेकिन नौकरी उनके हाथ में नहीं है। मैडम, बात बिल्कुल सही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को हमारे प्रदेश के अपर मुख्य सचिव जो अमित घोष साहब हैं इस समय, वो और उनकी पूरी चिकित्सा शिक्षा की टीम बिल्कुल क्या कहते पलीता लगाने पे उतरी हुई है। पूछो कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी जापान, कोरिया, इंग्लैंड हर जगह नर्सेज को भेजने की बात करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को अंदर की गहराई नहीं पता है कि उनके इसी लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जिस नर्सिंग कॉलेज को मान्यता नहीं होगा उसके बच्चे को उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये अपर मुख्य सचिव साहब जानते हैं, विशेष सचिव जानते हैं, सचिव जानते हैं, इवन दैट जो आईएएस बैठी हैं डीजी चिकित्सा शिक्षा वो जानती हैं। तो क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने नर्सिंग कॉलेज हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उनकी मान्यता आज तक क्यों नहीं है? इसी शहर के बड़े बड़े अस्पताल का नाम ले, सहारा हॉस्पिटल है जो आज मैक्स के नाम से है, उसकी मान्यता नहीं है। और 2 साल हो गया बच्चों को पढ़ते हुए, क्यों आईएनसी से उनकी मान्यता नहीं है? बिना आईएनसी से मान्यता लिए हुए कम से कम इसी शहर में अगर 200 नर्सिंग कॉलेज हैं तो कम से कम 125 नर्सिंग कॉलेज है जिनकी मान्यता नहीं है और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके गार्जियन बेचारे परेशान होंगे आगे चल के। और एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं इनको जापान, कोरिया, जर्मनी में नौकरी मिलेगी। हम पूछ रहे हैं कैसे नौकरी मिलेगी जब इनकी योग्यता ही नहीं है। अशोक जी, पदोन्नति को लेकर भी लगातार देखने को मिल रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। पदोन्नति को लेकर सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया जा रहा। आप लोग तो लगातार कार्यक्रम भी किए हैं, ज्ञापन भी सौंपे हैं। देखिए मैडम, 15, 5, 7, 8 नवंबर को हमारी राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश का अधिवेशन हुआ था। उस पर 5 बिंदुओं पे सहमति बनी थी। उन 5 बिंदुओं में पहला गृह जनपद था, दूसरा हमारा एमएससी नर्सिंग कराने के लिए वित्त पे था, तीसरा पालना घर था, चौथा प्रमोशन था, 5वां हम लोग का निदेशालय स्तर की 2
मुख्य सीटों पे था। आज तक नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीना हो गया माननीय उप मुख्यमंत्री के यहाँ से कहे हुए, और कम से कम 2 फरवरी को 2026 में अपर मुख्य सचिव साहब से मीटिंग हुई थी, वो भी 5 बिंदुओं पे सहमति बनाए थे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 2 महीना उनसे भी कहा हुआ। आज तक ना हमारा किसी पद पे प्रमोशन हुआ है, ना हमें क्रैच मिला है, ना हमें पालना घर मिला है। एक भी डिमांड हमारी पूरी नहीं है। पूरा झूठ का झूठ हमारे सामने अभी तक साबित हो रहा है। अशोक जी, इस वक्त पर संगठन किस तरह से काम कर रहा है, किन मुद्दों पे आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं मैडम, हम लोग का 31 मई ये बच्चों का एग्ज़ाम है सबके, क्योंकि हमारे यहाँ 90% महिलाएं हैं और जो बच्चों का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करा रहे हैं, कुछ कर रही हैं। हम जून में अगर हमारी ये डिमांड 5 नहीं पूरी होती हैं, हमारा प्रमोशन नहीं होता, नियुक्तियां नहीं शुरू करते हैं, गृह जनपद नहीं मिलता है, तो जून में हम लोग कोई बहुत बड़ा आंदोलन करने का विचार बना रहे हैं, जिसके लिए हम पहले से आपके चैनल के माध्यम से बता भी रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, शिक्षा को लेकर भी लगातार आप तमाम तरह के बयान देखते हैं। हाल फिलहाल में मुजफ्फरनगर हो, नोएडा हो, तमाम तरह के कार्यक्रम हुए, हर कार्यक्रम में तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आपने अभी अशोक जी की जुबानी सुना किस तरह से हाल बेहाल है। यहाँ पर नर्सेज हो या फिर हॉस्पिटल हो, हर एक जगह पर स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। फिलहाल आपको बता दें कि जो 5 मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं और आगे चलकर जून में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। फिलहाल अब देखना ही होगा कि आखिरकार आगे चलकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ महमूद का, आप देख रहे हैं टीवी।